हमारे YouTube चैनल में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले के वीडियो में जिसका टाइटल है ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रियाविधि, उसमें हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से समझा था कि जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण होता है ITCZ भी उत्तर की तरफ जाने लगता है और 1 जून को ITCZ पश्चिमोत्तर भारत में अपने आप को स्थापित कर लेता है। जब 1 जून को पश्चिमोत्तर भारत में ITCZ अपने आप को स्थापित कर लेता है तो उस समय यह इतना गर्म हो जाता है कि यहाँ लो प्रेशर यानी निम्न दाब का क्षेत्र इतना ज़बरदस्त बन जाता है कि वह हिंद महासागर की हवाओं को भी अपने तरफ खींचने लगता है और 1 जून को दक्षिण पश्चिम मानसून की केरल के मालाबार तट पर शुरुआत हो जाती है। यहाँ तक हम लोग बहुत अच्छी तरह से समझ लिए थे। अगर आप नए हों, न समझे हों, तो इस वीडियो से पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें जिसका टाइटल है ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रियाविधि। जस्ट इसके पहले का वीडियो है। आज हम उसके बाद शुरुआत कर रहे हैं। भारतीय मानसून भूमध्य रेखा को पार करके फैरल के नियमानुसार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा की तरफ चलने लगता है। भारतीय मानसून भूमध्य रेखा को पार करके फैरल के नियमानुसार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ चलने लगता है और 1 जून को मालाबार के केरल के मालाबार तट पर पहली वर्षा होती है, जिसको मैंने आपको बताया था कि उसे मानसून विस्फोट, मानसून प्रस्फोट या मानसून धमाका कहते हैं। अब उसके आगे जब 1 जून को यहाँ बरसात शुरू होती है, यानी दक्षिण पश्चिम मानसून जब 1 जून को केरल के मालाबार तट पर टकराता है तो धीरे धीरे संपूर्ण भारत में मानसून जो है फैल जाता है। यह मानसून जो है 1 जून से लेकर 15 जुलाई के बीच, 1 जून से लेकर 15 सितंबर तक, 1 जून से लेकर 15 सितंबर तक संपूर्ण भारत में वर्षा करता है। 1 जून से लेकर 15 सितंबर तक यह संपूर्ण भारत में वर्षा होता है। इससे अब जो है हम देखते हैं यहाँ कि जब भारतीय मानसून सबसे पहले केरल के मालाबार तट पर टकराता है तो यह दक्षिण पश्चिम घाट जो एक भ्रंश कगार है, एक दक्षिण पश्चिम जो पर्वत है, दक्षिणी पश्चिमी ये पश्चिमी घाट जो एक पर्वत है, ठीक है, यह जो है एक भ्रंश कगार है। ठीक, तो भ्रंश कगार मीन्स इसका जो पश्चिमी हिस्सा है, इस पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी हिस्सा है वो खड़ा ढाल की तरह इस तरह से ये पठार है। ठीक है, तो जब मानसून जब यहाँ आके टकराता है तो ऊपर चढ़ता है। जब दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, पश्चिमी घाट से टकराता है तो इसके ऊपर चढ़ने का प्रयास करता है। जब हवाएं पहाड़ के ऊपर चढ़ने का प्रयास करती हैं, जब हवाएं किसी पहाड़ के ऊपर चढ़ने का, जैसे मान लीजिए कि ये पहाड़ है, जब हवाएं किसी पहाड़ के ऊपर चढ़ने का प्रयास करती हैं तो जैसे जैसे हवा ऊपर जाती है उसमें तापमान की कमी होना शुरू हो जाता है। ऊंचाई के साथ हवाओं में तापमान कम होना प्रारंभ हो जाता है। तो जैसे जैसे ऊपर जाता है दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिमी घाट पर चढ़ता है तो इसके तापमान में कमी होने लगती है, जिसको हम लोग भौगोलिक भाषा में कहते हैं एडियाबैटिक ताप ह्रास। एडियाबैटिक ताप ह्रास। ठीक, तो हम लोग मतलब जब हवा ऊपर चढ़ता है तो तापमान में जो कमी होने लगती है, ऊपर चढ़ने के साथ साथ जो तापमान में कमी होती है उसी को हम लोग कहते हैं एडियाबैटिक ताप ह्रास। ऐसी स्थिति में जब
तापमान में कमी होने लगती है तो जलवाष्प में संघनन प्रारंभ हो जाता है, और जलवाष्प में संघनन प्रारंभ होते ही जो जलवाष्प होते हैं वो जलकणों में बदल जाते हैं और इस पर जो है बारिश होने लगती है। ठीक है, तो इस प्रकार दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा गुजरात से लेकर के कन्याकुमारी तक इस पश्चिमी घाट पर जो है, पश्चिमी घाट के पश्चिमी हिस्से पर, यानी ये तटीय मैदानी क्षेत्रों में अच्छी वर्षा होती है, जिस कारण यहाँ इस पश्चिमी घाट पर जो है सदाबहार पेड़ पाए जाते हैं। आप जानते भी हैं जहाँ ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। अब यहाँ हो चाहे यहाँ हो, आज हम लोग अरब सागर की मानसून शाखा पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बंगाल की खाड़ी शाखा पढ़ेंगे। ठीक, तो दूसरी बात, जब मानसून टकराता है तो यहाँ पर जो है ध्यान देने योग्य बात एक ये है कि जो ये पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट का दक्षिणी क्षेत्र ज़्यादा ऊंचा है। जैसे जैसे दक्षिण से हम उत्तर जाते हैं पश्चिमी घाट की ऊंचाई कम होने लगती है। इस वजह से पश्चिमी घाट के दक्षिणी हिस्से पर ज़्यादा वर्षा होती है। पश्चिमी घाट के जो दक्षिणी भाग है यहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है। जैसे मालाबार का जो तट है यहाँ ज़्यादा वर्षा होगी, मान लीजिए 300 सेंटीमीटर वर्षा हुई। मालाबार के उत्तर में कन्नड़ तट है, ये इलाका कन्नड़ का तट है, तो कन्नड़ के तट पर 250 सेंटीमीटर वर्षा हुई। और इसके ऊपर जब ये कोंकण तट है तो कोंकण के तट पर 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यानी जैसे जैसे हम उत्तर की तरफ जाते हैं वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। उसका मुख्य कारण है कि जैसे जैसे हम दक्षिण से उत्तर की तरफ जाते हैं पर्वत की जो ऊंचाई है वो कम होती जाती है। मानी हुई बात है, हम ज़्यादा लंबा हैं तो जो भी हवा आएगी हमसे ऊपर चढ़ना, ज़्यादा ऊपर चढ़ना उसको पड़ेगा। जब ज़्यादा ऊपर चढ़ेगी तो संघनन जल्दी होगा। अगर हम छोटे हैं तो हमसे हवा जो है ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं चढ़ना है अब उस हवा को, तो कम वर्षा होगी। अगर वहाँ कुछ है ही नहीं तो हवा निकल जाएगी। मतलब ऊंचाई पर वर्षा जो है पर्वतों की ऊंचाई पर भी निर्भर करती है कि कौन सा कितना पर्वत है, कितना ज़्यादा मुझे चढ़ना है। दूसरी बात, भारतीय मानसून जो है भारतीय पर्वतों का या स्थलाकृतियों का अनुसरण करता है। आप जहाँ भी देख लीजिए, जहाँ भी पर्वत है वहाँ पर जो है ज़्यादा वर्षा होती है। पर्वतों के जिस पर्वत की तरफ टकराता है उसको हम जो है देखते हैं कि ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पे। ठीक है, तो अब देखिए तो एक चीज़ और, जैसे यहाँ पर ये अन्नामलाई है, ये दोदा बेटा है। आप क्रम से देखिए, अन्नामलाई सबसे ऊंची चोटी, सॉरी अनाईमुदी, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद नीलगिरी का दोदा बेटा है। उसके बाद ये ब्रह्मगिरी चोटी है जिसको पुष्पागिरी भी कहते हैं। कुद्रेमुख है या मुलानगिरी है, ये सब कर्नाटक में हैं। उसके बाद जो है महाबालेश्वर चोटी है, ठीक है, या फिर यहाँ पर कलसुबाई की चोटी है। ये दक्षिण से उत्तर की तरफ सब चोटियों की जो है ऊंचाई कम होता चला गया। मतलब ये सिद्ध होता है कि दक्षिण का जो पश्चिमी घाट पर्वत है वो ज़्यादा ऊंचा है अपेक्षाकृत उत्तरी भाग में। ठीक है, और चूंकि यहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है इसलिए इसको सह्याद्री पर्वत भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ हरे भरे पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। जब पश्चिमी घाट से टकराता है तो जब हवाएं जब ऊपर, देखिए जब पश्चिमी घाट से, मान लीजिए कि ये पश्चिमी घाट है, जब पश्चिमी घाट से हवाएं जब ऊपर जाती हैं तो संघनन करने के कारण जब ऊपर चढ़ती हैं तो उसमें जो है तापमान की कमी होने लगती है। तापमान की कमी होते ही संघनन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है और ये जो है इस यहाँ पर जो है वर्षा प्रारंभ हो जाती है। लेकिन जब यही हवा इस बगल उतरती है तो यह हवा शुष्क हो जाती है और पर्वत के इस पार वाला हिस्सा जो होता है इसको हम लोग कहते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। ठीक है, तो वृष्टि छाया प्रदेश। अब यहाँ समझना, जैसे आपने समझ लिया, ठीक है, पर्वत के जिस ढाल पर जो है पवन टकराता है वहाँ वर्षा होती है और पर्वत के जब इस तरफ वही हवा उतरती है तो उसमें नमी की मात्रा नहीं होती है, इसलिए यह शुष्क हवा हो जाती है और इस इलाके में जो है वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं जहाँ वर्षा नहीं होती है। ठीक, तो अब यहाँ समझना है, पश्चिमी घाट से टकराने के बाद पश्चिमी घाट के
पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा अच्छी होती है, लेकिन पश्चिमी घाट से टकरा करके जब हवा इस साइड में आती है तो ये हवा जो है शुष्क हो जाती है, जिसमें नमी की मात्रा नहीं होती। इसीलिए यह जो क्षेत्र है इसको हम लोग सेमी एरिड क्षेत्र कहते हैं, यानी कह सकते हैं कि वृष्टि छाया प्रदेश होता है, यानी वर्षा यहाँ नहीं के बराबर होता है। राइट, इतना आप समझिए कि पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान पर अच्छी वर्षा होती है, और यही पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान पर जब हवा जो है उस तरफ उतरती है, यानी पूर्वी ढलान के तरफ, तो उसमें नमी की मात्रा नहीं होती है। ठीक है, उसमें जलवाष्प की मात्रा नहीं होती है, इसलिए यह पश्चिम का इलाका जो है वृष्टि छाया प्रदेश में आ जाता है। ये बात अलग है कि कहीं कहीं से हवाएं प्रवेश कर जाती हैं तो हल्की फुल्की वर्षा हो जाती है, जैसे उसको भी समझ लेते हैं। ये देखिए, ये सेनकोटा दर्रा है। पश्चिमी घाट का जो दक्षिणी भाग है उसको इलायची की पहाड़ी कहते हैं। इलायची की पहाड़ी पर ये सेनकोटा दर्रा है। जब ये दक्षिण पश्चिमी मानसून जब इससे टकराता है तो सेनकोटा दर्रे से अंदर कुछ मानसून पहुंच जाता है और अनाईमुदी में बारिश हो जाती है। लगभग 70 से 80 सेंटीमीटर अनाईमुदी में बारिश हो जाती है। ठीक है, इसके बाद इसके उत्तर में ये पाल घाट दर्रा है। ठीक है, पाल घाट दर्रे में भी जो है कुछ मानसून जो है प्रवेश कर जाता है, जिसके कारण कुछ क्षेत्रों में हल्की फुल्की वर्षा हो जाती है। यहाँ भी मान लीजिए 70 से 80 सेंटीमीटर मात्र वर्षा होती है। ठीक है, और इसके बाद मानसून, कुछ ऐसा भी मानसून है जो पर्वत के ऊपर नहीं चढ़ पाता है, वो जो है इसके पैरेलल चलना शुरू कर देता है उत्तर की तरफ। ठीक है, अब जो है जब आगे आता है मानसून, या ये मानसून मान लीजिए गया, तो यहाँ यानी ये थाल घाट के पहले ये भोर घाट से भी कुछ मानसून अंदर प्रवेश कर जाता है, और यहाँ पर जो है कुछ दूर तक वर्षा हो जाती है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा वर्षा नहीं होती है, उसको भी हम लोग सेमी एरिड क्षेत्र में ही मानते हैं। ठीक है, लेकिन जहाँ कुछ नहीं वहाँ हल्की फुल्की वर्षा हो ही जाती है, इसीलिए यहाँ पे बागान वगैरह कुछ न कुछ हो जाते हैं। जहाँ एकदम शुष्क इलाका होता है वहाँ कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं उसी तरह यहाँ उसके उत्तर में जाएंगे तो ये जो है थाल घाट है। थाल घाट वही थाल घाट है जिससे जो है मुंबई को उत्तर भारत को जोड़ता है, मुंबई को उत्तर भारत को जोड़ता है। जैसे कि ये थाल घाट के बाद ये भोर घाट मुंबई को दक्षिण भारत से जोड़ता है। ठीक, तो थाल घाट से भी जो है कुछ दक्षिण पश्चिमी मानसून अंदर प्रवेश कर जाता है, और इस इलाके में भी हल्की फुल्की वर्षा हो जाती है। ठीक, इसको आदमी तो आने जाने के लिए प्रयोग करता ही है। ठीक है, लेकिन इसमें हवाएं भी आ जाती हैं, मानसूनी हवाएं हैं, जो भी हवाएं उसमें प्रवेश कर जाती हैं इस बार से उस प्रकार। इसीलिए वहाँ पर वहाँ पर जो है इसको विंड गैप भी कहते हैं। जो भी ये दर्रे हैं इनको हम लोग विंड गैप भी कहते हैं। अब जब देखिए, अब मानसून जब आगे बढ़ता है तो यहाँ पर ये ताप्ती नदी है। ताप्ती नदी में जो है ये मानसून प्रवेश कर जाता है, और जब ताप्ती नदी, चूँकि उसको जो है अच्छा खासा जगह मिल जाता है, आप जानते भी हैं ताप्ती नदी जो है एस्चुअरी बनाती है। ठीक है, ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती, क्या बनाती, एस्चुअरी बनाती है। ये इधर की सभी नदियाँ एस्चुअरी बनाती हैं। तो ताप्ती नदी के मुहाने से ये अंदर जो है कुछ मानसून प्रवेश कर जाता है। अब ताप्ती के मुहाने से जो होते हुए आ करके यहाँ पर धूपगढ़ चोटी, यहाँ पर जो है जो धूपगढ़ चोटी है महादेव पर्वत की, ये पूरा सतपुड़ा का पर्वत है, तो बीच वाले भाग को जो है महादेव, इसको राजपीपला और इसको मैकाल कहते हैं। तो जो ये धूपगढ़ चोटी है महादेव पर्वत पर, यहाँ पर आ करके जो है अच्छी वर्षा हो जाती है। लगभग 150 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा यहाँ पर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग 150 सेंटीमीटर मान लीजिए वर्षा हो जाती है। हाँ, 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, तो यहाँ पर वर्षा हो जाती है। ठीक, और उसी तरह फिर मानसून जो है यहाँ अंदर पहुँच करके ये विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में अमरकंटक चोटी से, मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से एक नदी निकलती है नर्मदा। ठीक है, तो नर्मदा के मुहाने में जो है ये मानसून प्रवेश कर जाता है, और इस तरह से जो है जा कर के जो है क्या कहते हैं, ये अमरकंटक चोटी पर बहुत अच्छी वर्षा हो जाती है। ठीक, मतलब
ताप्ती के मुहाने से घुसता है तो जो बैतुल पठार है, बैतुल का पठार, ये बैतुल का पठार है, ठीक है। बीच में ये जो है गाविलगढ़ की पहाड़ी है, ये क्या है, ये गाविलगढ़ की पहाड़ी है। उत्तर में ये सतपुड़ा पर्वत है, ठीक। और दोनों के बीच में जब ये प्रवेश कर जाता है मानसून, तो आकर के यहाँ पर जो है बैतुल का पठार है, बैतुल के पठार पर जो है एक अच्छी खासी वर्षा होती है, लगभग 150 सेंटीमीटर तक वर्षा वहाँ हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ तक वर्षा ये हो गई। हाँ, उसके बाद जब ये नर्मदा नदी के मुहाने से जब ये प्रवेश करता है मानसून, तो आगे बढ़ते हुए जा कर के अमरकंटक चोटी तक वर्षा करता है। अमरकंटक चोटी के पास अच्छी खासी वर्षा हो जाती है, यहाँ भी लगभग 150 सेंटीमीटर वर्षा हो जाती है। यहाँ एक चीज़ समझना है, जैसे जब मानसून जब इसमें प्रवेश करता है, यानी सतपुड़ा और गाविलगढ़ पहाड़ी के बीच में मानसून प्रवेश करता है, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि यह मानसून सतपुड़ा के दक्षिण ढलान पे ज़्यादा वर्षा करेगा या गाविलगढ़ के उत्तरी हिस्से पर ज़्यादा वर्षा करेगा, जैसे मान लीजिए अब इसमें मानसून प्रवेश कर रहा है, ये सतपुड़ा है और ये गाविलगढ़ है, तो मानसून इसके दक्षिणी ढलान पर ज़्यादा वर्षा करेगा या गाविलगढ़ के उत्तरी ढलान पर ज़्यादा वर्षा करेगा, ये सोचने की विषय है। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर मानसून की प्रवृत्ति क्या है। मतलब मानसून तो सीधे पूरब की दिशा में जा रहा है, लेकिन इस मानसून को फैरल के नियमानुसार जो है इसकी दिशा इस तरह से होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जब ये आगे बढ़ता है तो अब इधर के ढलान को ये रगड़ते हुए चलता है, किसके, सतपुड़ा के ढलान को। इसलिए सतपुड़ा और गाविलगढ़ पहाड़ी पर देखा जाए तो सतपुड़ा के दक्षिणी ढलान पर ज़्यादा वर्षा होगी, वह मानसून जो कि ताप्ती नदी से प्रवेश कर जाता है। उसी तरह जब यह नर्मदा नदी में प्रवेश करता है तो चूंकि इसकी प्रवृत्ति है उत्तर पूर्व की प्रवृत्ति हवा की, तो यह हवा जो है जब भी इसमें प्रवेश करेगी तो जो ये जो है विंध्याचल पर्वत है उसके दक्षिणी ढलान पर ये रगड़ते हुए चलेगी। इसलिए ये सतपुड़ा के उत्तरी ढलान की अपेक्षा विंध्याचल के दक्षिणी ढलान पर अधिक वर्षा होगी। ये तो खैर समझने वाली बात थी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहाँ देखते हैं गुजरात में। गुजरात में जो है ये अरब सागर की शाखा जो जाती है, गुजरात में जो अरब सागर की शाखा यानी दक्षिण पश्चिम मानसून जब बढ़ती है आगे, तो यहाँ पर गिर की पहाड़ी है, गिरनार की पहाड़ी है, वारदा की पहाड़ी है या मांडव की पहाड़ी, ये सभी पहाड़ियाँ हैं पूर्व पश्चिम को हैं, ठीक है। तो ये जो है मानसून जा करके इन पहाड़ियों से क्या होता है, टकराता है। तो इस पहाड़ियों पर अच्छी वर्षा होती है, 250 से 300 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है। 250 सेंटीमीटर मानकर चलिए, कम से कम 200 से 250 सेंटीमीटर वर्षा होती ही है। इसलिए यहाँ पर इन पहाड़ियों पर, यानी कि गिर का पहाड़ी हो, वारदा की पहाड़ी हो, चाहे मांडव की पहाड़ी हो, चाहे गिरनार की पहाड़ी हो, इन पहाड़ियों पर सदाबहार बन पाए जाते हैं। लेकिन जैसे ही इसके उत्तर में जो है ये मानसून जाता है तो यहाँ सुरेंद्रनगर जिला है गुजरात का, सुरेंद्रनगर, जो कि जो है एक 6 सूखाग्रस्त जिलों में एक सुरेंद्रनगर भी आता है, बिल्कुल बारिश नहीं होती। अब इस तरह से मतलब ये सौराष्ट्र का ये इलाका छोड़ करके शेष गुजरात सूखा रहता है और मानसून सीधे जो है अब आगे की तरफ बढ़ता है, ठीक। जब मानसून सीधे आगे की तरफ बढ़ता है तो ये अरावली का पर्वत है। जो ये अरावली का पर्वत है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर, ठीक है, जो कि राजस्थान के माउंट आबू जिले में स्थित है। तो दक्षिण पश्चिम अरब सागर की दक्षिण पश्चिम मानसून शाखा जब गुजरात के ऊपर से निकलती है तो अरावली के गुरु शिखर से टकराती है और गुरु शिखर से टकराने के बाद वहाँ पे वर्षा होती है। गुरु शिखर से टकराने के बाद इस पूरे क्षेत्र में वर्षा होती है, लेकिन शेष अरावली पर वर्षा नहीं हो पाती क्योंकि अरावली की वहाँ उतनी ऊंचाई भी नहीं है जो कि उसको टकरा सके। और दूसरी बात, अरावली जो है मानसून हवाओं के पैरेलल है। यहाँ गलत हो रहा है।
अरावली मानसून हवाओं के पैरेलल है या मानसून हवाएं अरावली के पैरेलल जाती हैं? दोनों में अंतर समझना होगा। देखिए, अरावली मानसून हवाओं के पैरेलल है यानी समानांतर है, एक। दूसरा, दक्षिण पश्चिम मानसून अरावली हवा के अरावली के समानांतर जाता है। तो यहाँ ये होगा कि दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं अरावली के समानांतर जाती हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं अरावली के समानांतर जाती हैं, इसलिए कि अरावली इतना ज़्यादा पुराना है कि यह जो है अभी हमारा भारत इस लैटिट्यूड पर था ही नहीं, वो कहीं भूमध्य रेखा से नीचे अफ्रीका से सटा हुआ था, ठीक है। तो वहाँ पर था, तब भी ये अरावली था। मानसून हवाएं तो जब भारत यहाँ आया तब यहाँ आना शुरू की, यानी इन मानसून हवाओं से पुराना अरावली है, इसलिए अरावली पर्वत के समानांतर हवाएं जाती हैं, ये सही होगा, ठीक है। अब जो है शेष अरावली पर वर्षा नहीं होती है, ये दक्षिण पश्चिम मानसून जो है सीधे निकल जाता है, ठीक, और जा कर के यहाँ दिल्ली के आसपास पहुँचता है या इन पहाड़ी इलाकों में पहुँच जाता है। हाँ, एक चीज़ यहाँ और समझने वाली बात है कि यहाँ पर जिस समय यह मानसून जाता है अरावली के समानांतर राजस्थान होते हुए, तो यहाँ पर निम्न दाब का क्षेत्र, जहाँ की ITCZ मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पर निम्न दाब का क्षेत्र बना हुआ है, और निम्न दाब का क्षेत्र जहाँ पर ITCZ है, वहाँ पर हवाएं जो है चारों तरफ से आकर क्या होती हैं, ऊपर उठती हैं। ITCZ का मतलब जा कर के हवाएं ऊपर उठती हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा ITCZ, तो प्लीज़ इसके पहले वाला वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। ITCZ वह होता है जहाँ से हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठती हैं। तो चूँकि यहाँ पर जो है ITCZ विराजमान है, इसलिए यहाँ से गर्म हवा ऊपर उठती है। अब आप बताइए कि जब यहाँ से दक्षिण पश्चिम मानसून जा रहा है, तो इस रास्ते में यह ITCZ का क्षेत्र यानी निम्न दाब का क्षेत्र भी तो पड़ रहा है। तो चूंकि निम्न दाब का क्षेत्र यहाँ पड़ रहा है, तो जब जलवाष्प लेकर के मानसून आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ जो निम्न दाब का क्षेत्र है, यहाँ पर गर्म हवा है और गर्म हवा ऊपर उठ रही है। गर्म हवा क्या है, ऊपर उठ रही है। तो जब मानसून उस रेंज में आएगा, तो जो मानसून है जिसके अंदर जलवाष्प थोड़ा बहुत बचा हुआ है, वह जो है हवा मानसून वहाँ और गर्म हो जाएगा। जब मानसून वहाँ और गर्म हो जाएगा, यानी उन गर्म हवाओं के जद में आने के बाद वो और ज़्यादा गर्म हो जाएगा, और गर्म होने के कारण उसकी यहाँ पर जो है रिलेटिविटी क्या होगी, घट जाएगी, यानी संघनन का कार्य यहाँ नहीं हो पाएगा। एक यह भी बहुत बड़ा कारण है राजस्थान के रेगिस्तान इलाके में बारिश न होने का सबसे बड़ा कारण ये है, लेकिन जिम्मेदार केवल ठहराया जाता है अरावली को। किताब वाले तो लिख कर चले गए, सिर्फ अरावली ही जिम्मेदार नहीं है, उससे भी बड़ा कारण यहाँ एक और है जो कि आप जानते होंगे। यहाँ पर जो है मैंने आपको बताया था कि पश्चिमोत्तर भारत में जो है ज़बरदस्त निम्न दाब का क्षेत्र बनता है, जहाँ ITCZ आकर के 1 जून को विराजमान हो जाता है। यहाँ से हवाएं ऊपर उठती हैं, गर्म हवाएं जो हिंद महासागर पर आकर गिरती हैं, और हिंद महासागरीय हवाओं को अपने तरफ ये आकर्षित करता है। अब जब यह इतना ज़्यादा गर्म है, तो इधर से जो जलवाष्प जाएगा वह भी तो गर्म हो जाएगा। भाई, जलवाष्प के वर्षा होने के लिए तो ठंडा होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ जाने के बाद तो और गर्म हो जाएगा। जब गर्म हो जाएगा तो उसकी रिलेटिविटी क्या होगी, घट जाएगी। जब रिलेटिविटी घट जाएगी तो अब वहाँ संघनन होगा ही नहीं, यानी बारिश नहीं होगी। अब जो है ये सीधे जो है हवा निकल गई।
जब हवा आगे जाती है तो इधर जो है उत्तर के पर्वतीय क्षेत्रों पर यह हवा पहुंच जाती है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने पढ़ा दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा। नेक्स्ट अगले वीडियो में हम लोग दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा को हम लोग पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको जो है यह बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।